Today we will do chapter number 15 from both sectoral aspect of Indian economy, semester 6th. Chapter number 15 is just about inflation in India. And this chapter also contain types of inflation. There are approximately 5 types and effect of information and causes of inflation and how to cope up with this problem of inflation. Firstly, we will discuss about मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. ठीक है, महंगाई क्या होती है? इन्फ्लेशन. ठीक है, हम कोई प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया, महंगाई होगी, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन को सिंपल मीन राइज इन प्राइस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग. अ persistent rise in price is called inflation. प्राइस में इंक्रीजमेंट होना, प्राइस बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. जनरली इन्फ्लेशन ऑफ 2 टाइप्स. आमतौर पर इसके 2 टाइप हैं, पर आगे हम इसके 5 टाइप करेंगे. ब्रॉडली इसके सिर्फ 2 टाइप हैं, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, एक डिमांड के रिलेटेड है, एक कॉस्ट के रिलेटेड है. ठीक है, in demand pull inflation rise in price is mainly due to increased demand of goods. ठीक है, कहते अगर हम डिमांड पुल की बात करें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? अगर किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होती है. इंक्रीज क्या होती है? डिमांड. किसी भी गुड्स की, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज कर दिया जाता है. ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हो गया. ठीक है, द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आर. अब डिमांड क्यों इंक्रीज होती है, इसके रीजन बताए गए हैं. क्या रीजन है? रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आबादी इंक्रीज होगी, लोग बढ़ गए कंट्री में, देश में, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया. सेकंड रीजन क्या है कि डिमांड इंक्रीज होगी? राइज मनी वैल्यू. इनकम ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, पर्सन कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए एलिजिबल है, इसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक है, उसके पास सफिशिएंट मनी है कि वो प्रोडक्ट बाय कर सके, सारे जो है पीपल. ठीक है, मनी वैल्यू, मनी, राइजिंग मनी, इनकम इंक्रीज हुई. राइज ब्लैक मनी, काला धन है, कई के पास ज्यादा पैसा है, बैंक में नहीं रख पाते, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं घर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट कर दें, कहीं भी वो खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस इंक्रीज होता है. अगला है एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई. एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई मीन्स मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी. जैसे कि कैसे होती है मनी की सप्लाई इंक्रीज? लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलने लग गया. ठीक है, पैसा ज्यादा आने लग गया लोगों के पास, उसकी वजह से जो होता है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग की पैसा खर्चेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा. अगला है डेफिसिट फाइनेंस एक्सेट्रा. ठीक है, ये पॉइंट है जिससे डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होता है. ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. यहाँ से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, इसमें क्या है? राइजिंग इन प्राइस इज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखो प्राइस क्यों इंक्रीज होता है? जो हम उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ गया. ठीक है, जैसे एक पेन बना रहे हो, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें पड़ती है? रिफल पड़ती है, इंक पड़ती है, बॉडी है. ठीक है, पहले ये सारी चीजें 1-1 रुपए की थी, चलो रिफल 1 रुपए की मिल गई, इंक 1 रुपए की मिल गई, बॉडी 1 रुपए का, प्लास्टिक 1 रुपए का, कुल मिला के 5 रुपए का पेन हो तैयार हो गया. अगर यही चीजें सारी 2-2 की मिलने लग जाए, प्लास्टिक, इंक, ये बॉडी, ये सारी 2-2 की मिल जाए, तो ये पेन क्या हो जाएगा? 10 रुपए का. ठीक है, इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि उसका रॉ मटेरियल का खर्चा, बनाने का खर्चा बढ़ गया, उसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. ओके, ये बताया गया है इनपुट का खर्चा बढ़ जाना. जैसे ये लिखा है
rise in cost of production is mainly due to the hike in the price of input, increase indirect टैक्स लग गया ज्यादा तो प्राइस इंक्रीज करते हैं, ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया। अब ये देखो, ये फैक्ट्री कहीं से तो कहीं प्लास्टिक लेके आएगी, उसको खरीद के लेके आना, जहां पर प्रोडक्शन होगी, जहां पर प्लास्टिक बन रहा है, जहां पर पेन बनना है, वहां तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पेट्रोल, ऑयल, डीजल सारा कुछ आता है ना, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। पुअर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, पुअर टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से भी जो है प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है। ये समझ आ गया ना? 2 पॉइंट है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुल। डिमांड पुल रिलेटेड टू डिमांड है, डिमांड इंक्रीज हुई प्राइस इंक्रीज हो गया। कॉस्ट पुल में है कि रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, जैसे मर्जी बढ़ जाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की वजह से बन जाए, टैक्स की वजह से, कहीं भी चीज से बढ़ जाए, तो भी जो है प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है। ये सिर्फ था मीनिंग। इसके ब्रॉडली 2 टाइप थे, अब हम इसके आगे करेंगे 4 टाइप्स है। मेनली 2 टाइप है, अब नैरो इसके 5 टाइप है। 5 टाइप में भी इसके 3 सब पॉइंट है, कईयों में 2 सब पॉइंट है, कईयों पर 6 भी सब पॉइंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के कंट्रोल पर 2 तरह की है सब पॉइंट इसके। ओपन इन्फ्लेशन में देखते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग इन प्राइसेस। कोई स्टेप नहीं लिया जाता कि हम प्राइस को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कम कर सके, कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर, कोई स्टेप, कोई प्रोसीजर नहीं लिया जाता। इन दिस सिचुएशन प्राइस कंट्रोल टू बी राइज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। ठीक है, प्राइस बढ़ता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, कम होता है वो भी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाता कि प्राइस को कम किया जाए। अंडर ओपन इन्फ्लेशन प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द प्राइस मशीनरी। कहते हैं डिमांड एंड प्राइस की वजह से ही सब कुछ होता है। जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, प्राइस जो होता है डिक्रीज होता है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। मैं इसको बताती हूँ कैसे। देखो, अगर डिमांड इंक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज हो गया। सिर्फ अब प्राइस इंक्रीज हो गया, अमीर लोग ही खरीदना शुरू करेंगे, गरीब लोग नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से डिमांड क्या आ जाएगी नीचे और प्राइस भी नीचे आ जाएगा। ये सिंपल बात है। देखो, पहले सारे लोग प्याज लेते हैं, ठीक है, प्याज लेते हैं, अगर वो 10 रुपये या 20 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है, अगर वही सारे लोग ले रहे हैं, काफी सारे लोग हैं वो खरीद रहे हैं, अगर यही जो है प्याज 80 या 90 मिल रहा है तो थोड़े से लोग खरीदेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से लोग कम खरीदेंगे, स्टॉक ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, देखो, प्राइस कम है, लोग ज्यादा आएंगे तो उसकी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। अब देखो, डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर। अब जो है प्राइस ज्यादा है तो लोग कम खरीदेंगे, प्याज की क्वांटिटी सब्जियों में कम डालेंगे, कम खरीदेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। ज्यादातर सब्जी चीज इस पर ही डिपेंड करती है ओपन इन्फ्लेशन में। अगर स्टॉक ज्यादा बढ़ गया तो प्राइस कम हो गया, अगर शॉर्टेज है स्टॉक की तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। सेकंड है सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें पता क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है प्राइसिंग और इन्फ्लेशन को कि महंगाई ना हो। पिछले वाले पे नहीं करती थी, इसमें करती है। सरप्रेस इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच प्राइस आर चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट लाइक रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट चेक करती है। ये 2 मेथड है इसके थ्रू जो है प्राइस कंट्रोल किया जाता है। द प्राइस आर चेक फ्रॉम rise in the presence by a government but also control are left in a future price being to be rise rapidly। ठीक है, चेक किया जाता है बट इसको कंट्रोल फ्यूचर में किया जाता है। इसमें बताया गया है कि सरप्रेस इन्फ्लेशन इज डेंजरस दैन
ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं ये ज़्यादा डेंजरस है। आगे बताया गया डेंजरस क्यों है, ये ज़्यादा डेंजरस है ओपन इन्फ्लेशन से। सरप्लस इन्फ्लेशन ज़्यादा डेंजरस है ओपन इन्फ्लेशन से। अंडर सर यहाँ पर बताया है, देखो इट इज सो बिकॉज अंडर suppress inflation due to rationing and pricing control, evils like black money, corruption and bribery crop up and resources are unequally distributed। हमने कहा कि ये डेंजरस है, ये इन चीज़ों की वजह से डेंजरस है। ब्लैक मनी, करप्शन की वजह से, ब्राइबरी, ग्रुप एंड जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसकी वजह से, इसलिए ये डेंजरस है। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कुछ टाइप की इन्फ्लेशन है, वो 3 टाइप की इन्फ्लेशन है। फर्स्ट है वार टाइम इन्फ्लेशन। इन ऑर्डर टू मीट वार एक्सपेंसेस, लड़ाई झगड़ देशों में लड़ाई होती है उसके जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देती है, ठीक है। कंट्री में जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है किसके रिलेटेड, वॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के रिलेटेड। टैंक बना लिए, गन्स बना ली, पिस्टल्स वगैरह सब कुछ इक्विपमेंट बना लिए जो वार में यूज होने हैं। कैसे होता है ये, देखो मनी की सप्लाई इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट ने लोन ज़्यादा दे दिया लोगों को। अब गवर्नमेंट लोन भी वापस लेगी और उसका इंटरेस्ट भी वापस लेगी, और वो जो पैसा है वो किस पर यूज करते हैं, प्रोडक्शन किसकी होती है, वॉर रिलेटेड गुड्स की, ठीक है। उसके बाद देखो ज़्यादातर जो अटेंशन होती है वो किस पर की जाती है कि जो प्रोडक्शन है वो वॉर रिलेटेड गुड्स की हो, और लेस अटेंशन दी जाती है कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसकी वजह से जो गुड्स अवेलेबल होती है मार्केट में, कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स, वो बहुत कम हो जाती है। अब देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है मार्केट में, तो वो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। इसे वार टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं। सीधा सीधा ये है, वार के टाइम जो गवर्नमेंट है वो मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देती है मार्केट में, ठीक है। और जो वापस मनी गवर्नमेंट को मिलनी है, अगर गवर्नमेंट देती है तो वो दुगना लेती है। गवर्नमेंट को फिर मनी मिलती है, वो किस पर यूज करती है, वॉर रिलेटेड गुड्स पर यूज करती है। कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स की जो शॉर्टेज हो जाती है किसी भी चीज की, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन होगी, इसको वार रिलेटेड इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट वार इन्फ्लेशन। पोस्ट वार इन्फ्लेशन में है टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट एवन आफ्टर द वॉर मेनली ड्यू टू टूरिज्म, ठीक है। अगर कोई लड़ाई होती है देशों में, उसके बाद 2 तरह की महंगाई होती है, 2 तरह की इन्फ्लेशन है, ये लिखो, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, प्रॉपर्टीज लाइक ब्रिज, रेलवे लाइन्स, शिप्स, मशीन एक्सेट्रा। देखो अब लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा, उसको रिपेयर करने के लिए खर्चा करती है सरकार, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। सेकेंडली कुछ तरह के टैक्स जो अबॉलिश किए जाते हैं, ठीक है, अबॉलिश कर दिए टैक्स, तो गवर्नमेंट को इनकम नहीं हुई। कई बार जो गवर्नमेंट है लड़ाई झगड़े के टाइम पर लोन लेती है पब्लिक से लोन लेती है कि पब्लिक अपना पैसा कुछ गवर्नमेंट को देती है, वो लोन भी उसने रिपेड करना होता है कि वापस करना होता है, और इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के पास पैसा कम रहता है। अब जो मनी वो पब्लिक से लेती है, पीछे हमने पढ़ा था ना, वो पब्लिक को लोन देती भी है और लेती भी है। अगर लोन देती है तो उससे लोन देती है पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक ने लोन लिया तो वो इंटरेस्ट लेती है, वो सारा पैसा किस पर खर्च कर देती है, वार रिलेटेड गुड्स पर। और दूसरा केस, अगर वो पब्लिक से पैसा लेती है, गवर्नमेंट लेती है पैसा, तो भी वो सारा जो है किस पर खर्च होती है, वार रिलेटेड गुड्स पर, जिसकी वजह से उसे कोई इनकम नहीं होती। क्योंकि इनकम क्यों नहीं होती, इनकम तो उसे तब होगी जब वो कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स बनाएगी सरकार। कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स तो बनी नहीं, और मनी
जो है सप्लाई, मनी की सप्लाई वहीं पर रुक गई, मीन्स प्रोडक्टिव चीज पर नहीं लगी, मनी की सप्लाई नहीं हुई, सर्कुलेशन नहीं हुई मनी की, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्यों आता है कि वार रिलेटेड प्रोडक्ट बने जो कि तबाही कर गए, और कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बने मार्केट में, जिसकी वजह से कुछ ही प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, ये है पोस्ट वार इन्फ्लेशन, लड़ाई के बाद के दो कारण जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। पहले हमने पढ़ा था वार टाइम इन्फ्लेशन, लड़ाई झगड़े की वजह से कौन से होते हैं, लड़ाई के बाद कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीस टाइम इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कि कुछ जो कंट्रीज है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है, उसको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसे सारी इकोनॉमी हिलानी पड़ती है, रिसोर्स यूटिलाइज करने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे मनी चाहिए होती है। मनी चाहिए है तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करेगी, कम खर्चा करके प्रोडक्ट बनाएगी और उसे हाई मार्जिन पर बेचेगी, उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो यूटिलाइज करेगी उस मनी को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन रेट बड़ी धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, ये इतना बेनिफिशियल नहीं है इकोनॉमी में। जैसे कई सालों में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, एक साल हुआ फिर थोड़ा सा, फिर अगले साल थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं प्राइस में। ठीक है, वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता, बट जरूरी होता है कि थोड़ा सा हम थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो प्राइस में, गवर्नमेंट करती है चीज। ठीक है, और कितने परसेंट करती है, सिर्फ 3%, हर साल 3% किसी भी चीज का रेट बढ़ा दिया। ठीक है, ये इतना इफेक्ट नहीं करता किसी चीज को भी, ना पुअर को इफेक्ट करता है ना मिडिल को करता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, 3 to 8% बढ़ाया जाता है, इसमें 3%, इसमें 3 to 8% बढ़ाया जाता है हर साल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का। अगला है रनिंग। रनिंग में क्या है, रनिंग एंड गैलोपिंग, इसमें क्या है 8 to 15% बढ़ाया जाता है। रनिंग मीन्स बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज होता है प्राइस में, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, वो भी वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, मतलब एक साल में 2 बार बढ़ा दिया, एक साल में 3 बार बढ़ा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादातर मिडिल और पुअर क्लास सफर करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट कर इन पर करती है ये चीज। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 8 से 15% तक बढ़ा दिया जाए, उसे हम कहते हैं रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये ज्यादातर मिडल और पुअर क्लास को अफेक्ट करता है, इसमें जो है टर्म पीरियड कम होता है और प्राइस जल्दी जल्दी इंक्रीज करते रहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं, और जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है, कंट्री होती है, इकोनॉमी से हिलाकर धर देते हैं और आउट ऑफ गियर कर देते हैं। इसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसकी वजह से जो है इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, एक ही साल में कितनी बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ इसका इंक्रीजमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारे फोर्थ टाइप है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। पहला पॉइंट है इसका सेक्टोरल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन में होता है कि किसी भी कंट्री का कोई पार्ट, 1-2 पार्ट पर ही अफेक्ट करे, ये लिखा है ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री का कोई पार्ट होता है या कोई 1-2 गुड्स होती है, उस पर उसका ही प्राइस इंक्रीज किया जाता है। किसी कंट्री में सारी कंट्री के पार्ट को नहीं लेना, किसी कंट्री के 1 या 2 पार्ट को ले लो, या किसी स्टेट को ले लो, कंट्री की पूरी कंट्री एज अ होल नहीं लेनी। इसमें एक कंट्री का कोई पार्ट ले लो, उसमें 1-2 गुड्स का ही प्राइस इंक्रीज करो, उसे कहते हैं सेक्टोरल इन्फ्लेशन। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। इसमें होती है पूरी कंट्री को सफर करना पड़ता है, किसी एक पार्ट को नहीं, जब कुछ पार्ट को नहीं करना पड़ता, पूरी कंट्री को सफर करना पड़ता है और सारी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। ठीक है, एक
या 2 गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ उसे हम कहेंगे सेक्टोरल, सारी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ उसे कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। पूरी कंट्री में से किसी एक पार्ट में ये चीज हुई है, एक पार्ट में महंगाई हुई है, मींस एक स्टेट में महंगाई है उसे कहेंगे सेक्टोरल, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन हुई है उसे कहेंगे कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, अब हमारे लास्ट टाइप है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ प्राइस इन प्राइस। इसका पहला पॉइंट है वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कि जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव स्ट्रांग बार्गेनिंग पावर। ठीक है, इसमें क्या है जो वर्कर्स होते हैं वर्कर की बार्गेनिंग पावर बहुत होती है, स्ट्रांग होती है, वो एम्प्लॉय से ज्यादा मांगते हैं मनी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को प्रोडक्ट का प्राइस करना पड़ता है इंक्रीज। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया तो क्या आ गई इन्फ्लेशन। ठीक है ना, वेजेस इंड्यूस इन्फ्लेशन में क्या है वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर होती है स्ट्रांग होती है, एम्प्लॉयर से मांगते हैं ज्यादा पैसा मांगने से एम्प्लॉयर को करना पड़ता है प्राइस इंक्रीज, क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी जेब से तो उन्हें पैसा देगा नहीं, उसने भी तो कंपनी में से ही देना है, कंपनी के प्रॉफिट वगैरह में से कुछ शेयर उनकी वेजेस में चला जाता है, और वो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उसे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी। अगला है प्रॉफिट इंड्यूस और मार्क अप इन्फ्लेशन। इसमें ये है कि कुछ कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पहले ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है ज्यादा रखती है कि उसे प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखती है, प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रखती है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऐसे ही करती है। ठीक है, अगला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पहले करा चुकी हूँ इंट्रो में। डिमांड इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मेनली इसका रीजन ये होता है कि प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, डिमांड एकदम से इंक्रीज हुई, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की वो जो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, वो होती जाती है कम, तो उसका प्राइस इंक्रीज करना पड़ जाता है कि लोग कम खरीदें। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन ये भी मैं पहले करा चुकी हूँ। इसमें यही है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है उसका रॉ मटेरियल को लेके आने का खर्चा, उसे बनाने का जो खर्चा है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमें क्या इंक्रीज करनी गवर्नमेंट को या कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। बस इसकी आज की वीडियो में इतना ही।